हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, होप आपके पिछले एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। और एग्जाम के जस्ट बाद जैसे ही मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के PYQs के मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के वीडियोस डाले, तो बच्चों के रेस्पॉन्स के साथ साथ एक और चीज़ सामने आई। बच्चों ने कहा कि सर एक बार थ्योरी का एक बार कंप्लीट रिवीजन भी करवा दीजिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों ने बताई कि बायो में सर याद करना पड़ रहा है, बहुत रटना पड़ रहा है। तो बेटा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। तो इसलिए अब मैं कंप्लीट बायोलॉजी का एक रिवीजन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप आपके साथ अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी भी है, बट इसको हम बहुत ईजी वे में, बड़ी प्रिसाइज वे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, राइट। तो हम जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस हमें जरूरी है वो क्या होगी? सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, लेकिन आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। रिप्रोडक्शन का अलग से चैप्टर है जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? कि जो सब्सटेंसेस हैं जिनसे एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वहां से फूड लेना, वो प्रोसेस बच्चों हो गई न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोमेटिक आपने सुना होगा ना, अपने आप सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म हो गया। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रोप्स। और बाकी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोप्स पे फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, दे आर नोन एज हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बेटा 2 टाइप का हो जाता है, फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक। जब केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाए, वो कहलाता है कीमोट्रोपिक। और इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है बच्चों, पर्पल बैक्टीरिया, कि सराउंडिंग मटेरियल को केमिकल्स की हेल्प से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दे आर नोन एज फोटोट्रोप्स और फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है, यस, ग्रीन प्लांट्स। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये तो हो गई ऑटोट्रोप की बात। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। और ये सारे के सारे हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, उनको हम कह देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जब बाकी हैं विटामिन, मिनरल्स हैं, दे आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहले ये कहते थे कि जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो, और जो कम अमाउंट में जिनकी जरूरत होती है, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, वाटर और सनलाइट को यूज करके ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करें, वो क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये इक्वेशन CO2 प्लस H2O, ये रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और सनलाइट की प्रेजेंस में, रेडिएशन की प्रेजेंस में, वो शुगर की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। अब आप एक बार इसको बैलेंस करके बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो चैप्टर भी तो हमने करना है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताइए इसकी। अब कौन से प्रोसेसेस हैं जो होते हैं? देखिए बेटा, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस की। पहला फेज होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम कह देते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन, 2 प्रोसेसेस, 2 फेजेस होते हैं। लाइट रिएक्शन ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे लाइट एनर्जी का कोई सेंस नहीं है, वो कोई यूज नहीं है। तो ये लाइट एनर्जी बच्चों कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड थर्ड स्टेप जो होता है लाइट रिएक्शन का, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हो जाता है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए इसको फोटोलिसिस कहेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन आयन, जब प्रोटॉन्स बने, ये ADP से ATP की फॉर्मेशन कर देंगे, और NADP से NADPH2 की फॉर्मेशन कर देंगे। या इट इज नोन एज एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, और ये स्टोर्ड एनर्जी यूज होगी डार्क रिएक्शन में फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे CO2 प्लस H2 मिलके और स्टार्च की फॉर्मेशन कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो यहाँ पे हो गई रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। और ये प्रोसेस हुई कहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स में। लीव्स आर द, और लीव्स में भी क्लोरोफिल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में, वो साइट है फोटोसिंथेसिस की। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसके सारे पार्ट्स लेबल करने पड़ेंगे आपको। सबसे ऊपर वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके बाद अपर एंड लोअर एपिडर्मिस सिंगल लेयर सेल्स होती हैं, और बीच में सारा का सारा जो होता है दैट इज मीजोफिल।
मेसोफिल में यहाँ पर आप दो टाइप के सेल्स देख रहे होंगे, स्पंजी पेरेन्काइमा एंड पैलिसेड टिश्यू, ठीक है ना। स्पंजी पेरेन्काइमा और पैलिसेड टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एनसीईआरटी का है, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली नहीं, बट ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा एंड इट रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशन। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है स्टोमेटा, गैसेस एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में। कैसे ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है? जब वाटर सफिशिएंट है, एनफ वाटर अवेलेबल है प्लांट को, तो ये गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और वो स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग की वजह से उनके बीच का जो गैप है, जिसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं, वो वाइड हो जाएगा एंड इट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होगा। लेकिन अगर पानी है कम, पानी कम है तो क्या हो गया? गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर का साइज डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। अब जब खुद के पास ही नहीं है तो लॉस कहाँ से होगा? कंगाली में आटा गीला है ना, तो वाटर लॉस होगा नहीं, तो ट्रांसपिरेशन चेक हो गया, तो इट इज नोन एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं ये गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और क्लोरोप्लास्ट के साथ जो सराउंडिंग सेल हैं, जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल, इनको भी मेंशन कर दूं तो ये मिलके क्या हो जाएगा? स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है बच्चों, तो स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आ गया? गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर मिलके क्या कहलाता है? स्टोमेटल एपरेटस। याद रहेगा आपको? बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा जो पार्ट था हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, जो डेडिकेटेड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, फंजाई और मोल्ड्स हो गए, ब्रेड मोल्ड्स। आपने ब्रेड पे देखा होगा ना, कुछ टाइम के बाद अगर 3 4 5 दिन ब्रेड को हम बाहर रख देते हैं तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ डेवलप हो जाता है, दैट इज मोल्ड। पैरासिटिक, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं, वो क्या हो गए? पैरासाइट्स। और जिसकी बॉडी पे रहेंगे वो क्या कहलाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म। कैस्कुटा प्लांट्स पे होता है और टेपवॉर्म हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलता है। और उसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं माउथ या माउथ जैसी ओपनिंग के थ्रू, दे आर नोन एज होलोजोइक। ह्यूमन बींग्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो पूरी जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो इस तरह से परफॉर्म होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज नोन एज इंजेशन। तो जो सराउंडिंग फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होना, यहाँ इसके लिए सूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, और उसकी हेल्प से जो फूड पार्टिकल था वो बॉडी के अंदर हो गया। अब यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये फूड बॉडी के अंदर गया, ये वैक्यूल में स्टोर हो गया, तो वैक्यूल चेंज हो गया फूड वैक्यूल में, और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो डाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये काम हो जाता है और उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द सेम मेम्ब्रेन सरफेस, जिसको हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, इन 4 स्टेप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस हो जाती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से कंप्लीट होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? चलो बताओ, क्योंकि अब तो अंतिम युद्ध का भी अंतिम प्रहार आ गया। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दो ही तो चीज़ें होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से शुरू होती है, माउथ या बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, जो भी आप कहते हैं, है ना उसके बाद ईसोफेगस, वहाँ से स्टमक से होता हुआ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, फिर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना काम कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, एंड रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परली स्टोर हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, एंड फाइनली एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर बच्चों? ठीक है ना, एक्सपेल्शन हो जाता है, मूव्ड आउट, रिमूव्ड आउट। तो चलिए शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी प्रोसेस वही है, सबसे पहले होगा इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि उस एनर्जी को यूटिलाइज भी करना है, एंड फाइनली एक्सपेल्शन, जिसको हम इजेशन कहते हैं। चलिए देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में सारी प्रोसेस होगी। तो माउथ में प्रोसेस स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे सबसे पहले फूड माउथ में आएगा, तो माउथ में है टीथ और टंग। टीथ को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, है ना, और टंग की हेल्प से ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है सलाइवा, और सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी क्या कहते हैं, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च इज चेंज इनटू माल्टोज। ठीक, तो सबसे पहला एक्शन यहाँ हो गया। उसके बाद स्टमक में आता है फूड। स्टमक में यहाँ पे क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करेंगे यहाँ से HCl। HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसके अलावा HCl जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टमक और माउथ के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक और माउथ के बीच में प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। यहाँ पे इस तरह से फूड नीचे की तरफ एक बॉल की फॉर्म में हो जाता है ना, सलाइवा के साथ मिक्स होके, तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टल्सिस के थ्रू ये फूड नीचे की तरफ मूव करता है और पहुंच गया स्टमक में, जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने अपना काम शुरू कर दिया। अब स्टमक से कहाँ जाएगा, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन डायामीटर कम होता है बच्चों, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ सबसे ज्यादा है, और इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ठीक है, लीवर और पेनक्रियाज से जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ आती हैं, ड्यूडेनम में। जेजेनम मिडिल पार्ट है, और लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है दैट इज इलियम। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस आएगा और लीवर से बाइल जूस आएगा। अब क्वेश्चन एक आ जाता है कई बार कि लीवर से जो बाइल जूस आता है ना बेटा, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्यों इंपॉर्टेंट है डाइजेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे होते हैं बाइल सॉल्ट्स, और बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, उनको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि वो क्रॉस कर जाए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, डायरेक्टली होता है स्पेशल लिम्फ वेसल्स में, जिनको लैक्टियल्स कहा जाता है, याद रहेगा। अब ये डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे फाइनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये क्योंकि वाइडेस्ट पार्ट है, लेंथ कम है लेकिन डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह देंगे। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। अब जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड था, उसका जो लेफ्ट ओवर पार्ट था, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, वो पहुंच गया रेक्टम में, यहाँ पे टेम्परली स्टोर हो गया और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या हुआ, यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन हुआ, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, यहाँ पे क्या होगा, HCl पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया और म्यूकस होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस सिक्रीट करेगा, जिसमें बाइल सॉल्ट्स होंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl, जो कि स्टमक में था। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। अल्फा सेल सिक्रीट करेंगे ग्लूकागोन, 3 टाइप की सेल्स हैं। बीटा सेल सिक्रीट कर देती हैं इंसुलिन हार्मोन, मेनली आपको इंसुलिन याद रखना है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं, उसके सिक्रेशन को कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस। ये नाम कुछ बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस में सारे के सारे अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले, लाइपोलाइटिक मतलब फैट को डाइजेस्ट करने वाले सारे के सारे एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस भी आया, यहाँ पे लीवर से बाइल जूस भी आया, इंटेस्टाइनल जूस भी था, सब ने मिलकर सारे टाइप के फूड सब्सटेंसेस को कर दिया एब्सॉर्ब एंड डाइजेस्ट। तो ये तो हो गई आपके न्यूट्रिशन की बात, आपके डाइजेशन की बात। अब आ गए हम, अब फूड का हमने कर दिया काम तमाम, फूड को तोड़ फोड़ दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया। अब फूड का जो ब्रेक डाउन हुआ है ना, किसके हेल्प से हुआ, ऑक्सीजन के हेल्प से, जिससे क्या हमें मिली, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिली, ATP फॉर्म में। तो जो ब्रेक डाउन हुआ फूड सब्सटेंसेस का टू रिलीज एनर्जी, दैट इज ए कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। तो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो है वो ग्लूकोज है। तो जो हमारा स्टार्च था
वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर CO2 प्लस H2O प्लस ATP बना देता है। या आप ऐसे लिखते हो ना, ग्लूकोज लिख देते हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कह सकते हो आप इसको, ठीक। तो इसका मतलब अब हम बढ़ेंगे अगला प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस में अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे फटाफट बताएगा, नहीं तो हम चलेंगे आगे। चलिए, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, बताइए बताइए बताइए। एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जो कि एंजाइम कंट्रोल्ड है और क्या करती है, प्रोवाइड एनर्जी। किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। मेनली दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अनएरोबिक, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होने की दो कंडीशन हो सकती है, एक टेम्पररी कंडीशन हो सकती है और एक परमानेंट कंडीशन की है ही नहीं, बिल्कुल होगी नहीं। इसकी वजह से हो जाता है मसल फटीग, कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं बहुत दिनों के बाद, तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज मसल फटीग। और अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो क्या हो गया, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। चलिए, तो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज रेस्पिरेशन, अनाएरोबिक एंड एरोबिक, दोनों मैंने बता दिए। अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, हमारे पास है C6H12O6, साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन अब पायरुवेट बन गया। अब ये था 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, सबसे पहली बात तो। अभी जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह का रेस्पिरेशन है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है प्रोसेस और सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन लेकिन लैक है, टेम्परेरी कंडीशन है, लैक्टिक एसिड बना, एनर्जी मिली, ठीक। और ऑक्सीजन है ही नहीं जी, हमारे पास है ही नहीं ऑक्सीजन, कर लो क्या करना है, तो वो परमानेंट कंडीशन वाला केस हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब ये होता है तो उसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ईस्ट में जब ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इथेनॉल बना प्लस CO2 बना, एंड सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 38 ATP थी, तो एनर्जी का डिफरेंस आप देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्किप नहीं करना है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन पाथवे, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। चले आगे, चलिए, उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स आ जाते हैं, इनको नेयर्स भी कहते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेयर्स। उसके बाद नेजल पैसेज आ जाएगा, वहाँ से रेस्पिरेटरी गैसेज बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, ठीक है। फेरेंक्स, फेरेंक्स के बेटा 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से जो नेजोफेरेंक्स वाला पार्ट है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। नेजोफेरेंक्स से होता हुआ ये कहाँ पे आ जाएगा, लैरिंक्स में। लैरिंक्स को कहते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि ये हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, ह्यूमन बींग का तो नहीं, लेकिन आपने फ्रॉग्स में देखा होगा, रेनी सीजन में वो ट्रूकिंग साउंड जो प्रोड्यूस करती है, तो उनकी बॉडी में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो आपको हिलते हुए भी दिखाई देंगे, कभी ऑब्जर्व करना आप लोग, है ना। लैरिंक्स से पहुंच जाएगा ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया में है ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये रिंग्स क्या करती हैं, दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, स्प्रिंग की तरह काम करती है। हैवी लोड होगा तो जैसे स्प्रिंग एक बार कंप्रेस होकर फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, उसी तरह से ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रैकिया हो गया, और ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है 2 पार्ट में। देखिए, ये अगर मैं बात करूँ लंग्स की, यहाँ पे नहीं, हम नेक्स्ट में, चलिए, ये ट्रैकिया है एंड इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और एक पार्ट अपने साइड के लंग में एंटर कर जाएगा। अब लंग में एंटर करने के बाद इसकी हो जाती है ब्रांचिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग टाइप की ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ब्रोंकाई में ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं और ब्रोंक्यूल में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती। ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलाई बन जाएगा, छोटे छोटे इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और एल्व्यूलाई को जो ग्रुप होगा ना बच्चों, उसको हम कह देते हैं एल्व्यूलर सैक। और इस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग की वजह से जो टोटल सरफेस एरिया है लंग के अंदर वो हो जाता है 8 मीटर स्क्वायर, जो कि सफिशिएंट होता है फॉर इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने एक चीज और फील करी होगी, जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स बार बार सरफेस पे आते हैं वाटर के, क्यों, क्योंकि जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर में वो होती है कम,
एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक वाटर, सॉरी एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, उनको ज़्यादा जो लैंड पे ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अवेलेबल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिजोल्व फॉर्म में कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब इसका अमाउंट है कम, तो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है और कई बार सरफेस पे भी आना पड़ता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें दो स्टेप होते हैं, इंस्पायरेशन जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो रिब्स हैं उनकी पोजीशन, इनहेलेशन के केस में आप खुद सांस लेकर देखो, अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जबकि एक्सहेलेशन में क्या होगा, सांस छोड़ते हैं तो इनवर्ड हो जाती है। अब रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं वो भी ऊपर की तरफ होंगी, रेज्ड अप, लेकिन एक्सपायरेशन के केस में वो भी लोअर डाउन, गेट्स लोअर, ठीक है। तो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स या मसल्स आप लिख सकते हैं। डायाफ्राम की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायाफ्राम यहाँ पे फ्लैट होता है, यहाँ पे डोम शेप हो जाता है, और जब डायाफ्राम फ्लैट है तो जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो जो प्रेशर है वो लो होता है ऑक्सीजन का। अब हमें पता है गैसेज हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, तो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, बॉडी के अंदर लो है, तो ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि डोम शेप्ड हो गया था डायफ्राम, तो ये लो है। अब CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट भी रिलीज हो रही है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का बॉडी के अंदर हाई हो गया, बाहर कम है, तो हाई से लो की तरफ गई, CO2 बाहर निकल गई, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों को गलती होती है, कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि प्लांट्स तो CO2 यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन, और वो भी CO2 रिलीज करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा। तो प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो गैसियस सेक्शन में हेल्प करते हैं, और जो स्टेम में स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, लेंटी सेल्स, वो गैसियस सेक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे ऑक्सीजन यूज करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब क्योंकि दिन के टाइम पर प्लांट्स में हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस में वो CO2 यूज हो गई और उससे बन गया स्टार्च, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो ऑक्सीजन जो यहां पे रिलीज हुई वो रेस्पिरेशन की वजह से नहीं है बेटा, वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अभी तक हमने दो प्रोसेसेस कर ली, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली ह्यूमन ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें तीन स्ट्रक्चर आती हैं, ब्लड वेसल्स, और जो आपको ये दिख रहा है पंपिंग ऑर्गन जिसको हम कहते हैं हार्ट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी क्वेश्चन आने वाला है आपको, एज इट इज मिलेगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। चलिए, अगर किसी बच्चे को याद है ना बेटा, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ हार्ट की। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 3 पार्ट होते हैं ब्लड वेसल्स में सबसे पहले आर्टरीज वो ट्यूब्स हैं, वो वेसल्स हैं जो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, वेन्स उल्टा, वेन्स करती हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से प्योर ब्लड कैरी करती है लेफ्ट ओरिकल में, ठीक। और आर्टरीज की फाइन ब्रांचिंग आर्ट्रियोल, वेन्स की फाइन ब्रांचिंग वेन्यूल। अब ये दोनों इस तरह से पास पास आ जाते हैं, ये ब्रांचिंग की वजह से ये पास पास, इधर से आर्ट्रियोल हो गए, इधर से वेन्यूल्स हो गए, तो जो फाइन नेटवर्क बना ना बेटा, वो क्या कहलाता है, कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्टिंग पॉइंट जो है दैट इज कैपिलरी नेटवर्क। तो ये होगी ब्लड वेसल्स, समझ आ गई बात। चलिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो 4 चैम्बर्ड है, तो ये लेफ्ट ओरिकल, प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, लंग से आएगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं बाइकास्पिड वॉल्व, ठीक, बाइकास्पिड वॉल्व हो गया।
और इधर ऐसे ही राइट साइड में भी वॉल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं बेटा, वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब आप मान लो आप शीर्षासन कर रहे हो तो ये थोड़ी है कि सारा का सारा ब्लड आपके सिर में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक, ये वॉल्व जब बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको लब साउंड कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पर और दूसरे टाइप के वॉल्व होते हैं जिनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, और जब वो बंद होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको डब कहते हैं, लब और डब। चलिए, तो लेफ्ट ओरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा की हेल्प से चला गया बॉडी पार्ट्स में। अब जब बॉडी पार्ट्स में गया तो क्या होगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो क्या होगा, इसमें CO2 मिक्स हो जाएगी और O2 यूज होगी, यहाँ से O2 यूज एंड CO2 मिक्स। तो अभी तक तो ये था ऑक्सीजनेटेड जिसको हम प्योर ब्लड कह देते हैं, अब CO2 मिक्स होने से हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेंगी सुपीरियर प्लस इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स, और ये इसको भेज देंगे राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से अभी मैंने बताया था पल्मनरी वेन इसको कहाँ पे लेके जाएंगी, पल्मनरी आर्टरी इसको कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में, लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। तो पल्मनरी आर्टरी इसको लेके गई लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, और प्योरिफिकेशन के बाद पल्मनरी वेन इसको कहाँ पे लेकर आ गई, लेफ्ट ओरिकल में। तो इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। पंपिंग ऑर्गन है जो फीस्ट की साइज का है, मुट्ठी की साइज का है, एवरेज वेट होता है 250 से 300 ग्राम का। जैसे कहते हैं 250 ग्राम का तो तेरा दिल है, क्या करेगा तू जिंदगी में, है ना, कह देते ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये लेफ्ट साइड जो होती है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो राइट साइड है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये प्योर ब्लड पल्मनरी वेल्व की हेल्प से लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा इसको लेके गया बॉडी पार्ट्स में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका बाकी की दूसरी आर्टरी की वजह हेल्प से। ऑक्सीजन होगी यूटिलाइज, तो ये आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज की फाइन ब्रांचिंग आर्ट्रियोल, इधर वेन्स की फाइन ब्रांचिंग वेल्यूल, तो ये कैपिलरी नेटवर्क बन गया। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो गया, O2 यूज एंड CO2 एडेड, CO2 एडेड होते ही क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लिया वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ने बॉडी पार्ट से, और ये चला गया राइट ओरिकल में, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मनरी वेन इसको पल्मनरी आर्टरी को लेके जाएगी लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, कि पासिंग ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू हार्ट ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मिक्सिंग रोक रहा है ना, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ बताओ 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 बताओ, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। और ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, काम करने की एबिलिटी इंक्रीज कर देता है हायर ऑर्गेनिज्म में। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं हाई, जैसे बर्ड्स हो गए, जैसे मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी तो जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं मिलेगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डबल सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर एंड प्योर ब्लड एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। याद रहेगा बेटा। तो हमने बात कर ली हार्ट की, हमने बात कर ली ब्लड वेसल्स की, अब लास्टली बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा में 90 से 92% होता है वाटर, उसके अलावा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और ग्लोबुलिन जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट जिनको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन टाइप की फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं। आरबीसी जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, याद रखना है। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप के होंगे, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स बेस्ड ऑन लोब्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उसके कितने लोब हैं, 2 लोब हैं तो इओसिनोफिल्स, 3 लोब हैं तो बेसोफिल, और मल्टी लोब है तो न्यूट्रोफिल्स हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। लार्जेस्ट लिम्फोसाइट इज मोनोसाइट। बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। बी सेल्स ही सिर्फ एंटीबॉडीज बनाती हैं, याद रखना। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, चलो बताओ फटाफट बताओ फटाफट। यस 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 यस, विटामिन के, जिसको कहा जाता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग।
ये कंपैरिजन है आपके लिए ब्लड और लिम्फ का। ये कलरलेस है, ये रेड कलर का है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट था। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड कर देता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बाकी सारे प्रेजेंट है, लेकिन आरबीसीज लीस्ट होती हैं, यहाँ पे आरबीसीज हाईएस्ट होती हैं। यहाँ पे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये भी आप देख सकते हैं। प्लांट्स में अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसके लिए जाइलम और फ्लोएम, जिसको कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना है तो जाइलम, फूड का ट्रांसपोर्ट होना है जिसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, तो उसके लिए फ्लोएम होता है। ठीक, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये ट्रांसपिरेशन के बेसिस पे काम करता है, ये इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जाइलम के थ्रू होगा तो, और फ्लोएम के थ्रू होगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नो एटीपी इज इन्वॉल्व, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए जाइलम और फ्लोएम के बीच में। लेकिन आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करी होगी, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को नेसेसरी एविल कहा जाता है ना। ट्रांसपिरेशन इज नोन एज नेसेसरी एविल। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस तो होता है प्लांट्स में, ये तो आप सबको पता है ना, राइट। प्लांट के जो वाटर का लॉस हो गया इसलिए वो तो है, बुराई तो है, लेकिन ये जरूरी भी है। क्यों? क्यों जरूरी है? इसके थ्रू अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का। क्लियर? कि 90% जो वाटर का लॉस हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से, लेकिन जरूरी है क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन पुल सक्शन फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो टॉल प्लांट्स होते हैं वहां तक सप्लाई हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन इज नोन एज नेसेसरी एविल। याद रह जाएगा? पक्का? चलो आगे। तो 3 प्रोसेस हमने कर ली, ये ट्रांसलोकेशन वेस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से, जिसको फ्लोएम कहते हैं, और ये सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा, कि जहाँ पे बना वो सोर्स हो गया और जहाँ पे यूज होगा वो सिंक हो गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो जाता है। एंड लास्टली एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब आप कहोगे सर वहां पे भी तो न्यूट्रिशन में भी तो वेस्ट का रिमूवल हुआ था, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इजेशन, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था। यहाँ पे मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? क्या यूज कर रहा हूँ? मेटाबॉलिक वेस्ट। भाई आप में स्वेटिंग होती है, वो भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट है। यूरिनेशन होता है, वो भी तो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। पेयर्ड किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनीज। उसके अलावा यूरिनरी ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ये भी पेड स्ट्रक्चर्स हैं। सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपको डायग्राम में लेबलिंग आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे होती है, जो किडनी है, जो पेड किडनी है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ना बेटा किडनी की, दैट इज नोन एज बोलो बोलो, नेफ्रॉन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। न्यूरॉन बेटा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस करना सीख जाओ, नहीं तो 2-3 नंबर का लॉस करके आओगे। ठीक है, चलिए। तो ये नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, इसकी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है, एनिक बैलेंस मेंटेन करता है, और इसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट तो हटाएगा ही हटाएगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देख लीजिए बेटा। ये पार्ट्स जो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। देखो ये वाला, ये जो ब्रांच है रीनल आर्टरी की, इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, और जो लेके जाएगा इफेरेंट। ठीक है, इफेरेंट। तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, और ब्रांच ऑफ रीनल वेन जिसके पास प्योर ब्लड है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आप देख रहे होगे इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। और ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या है? ये है बोमेंस कैप्सूल, ये वाला। ठीक, ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या है? बोमेंस कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलकर बच्चों कहलाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। पहली बात तो ये। ठीक, अब यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इमीडिएटली बोमेंस कैप्सूल के बाद जो है, उसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पास में ना प्रोक्सिमल, दूर का होता है उसको डिस्टल कहते हैं। तो यहाँ से पहला पार्ट होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे छलनी में से छानते हैं ना, तो जो प्योर चीज़ है वो तो चली गई, और जो वेस्ट है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन फॉर्मेशन का भी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ये होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। अब ये है एक लंबी सी ट्यूब, जो कि 2 लिम्ब होते हैं लूप ऑफ हेनले के। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो हो गया असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
और उसके बाद ये दूर हम आ गए तो ये क्या हो गया, DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड, प्रोक्सिमल पास वाला डिस्टल दूर वाला, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल खुल जाते हैं एक और दूसरे ट्यूब में, जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये डायग्राम हो गया। अभी इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ये इस तरह से घूमेगी घूमेगी पूरी बॉडी पार्ट्स में और इस तरह से सप्लाई कर देगी। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, याद रखना है। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है वो कहाँ होगा, वो होगा यहीं पे, नेफ्रॉन में। तो उसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा जो कि होता है कहाँ पे, इस पार्ट में। दूसरा कहलाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो फिल्ट्रेट आया ना उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी काम की हैं, तो जो अलग अलग पार्ट हैं नेफ्रॉन के वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये सारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट है। और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे फिर फाइनली जब पहुँचता है फिल्ट्रेट तो उसमें कोई यूजेबल सब्सटेंस नहीं होते, एंड पार्ट तक आते आते दैन इट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रेशन या सिंपल सिक्रेशन कह देते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। क्लियर बच्चों? ये देखिए, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो यूरिया, यूरिक एसिड्स, एक्स्ट्रा सोल्ट जो भी है वो सारे के सारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन में नाइट्रोजन वेस्ट आए, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स आए ब्लड से, किसमें, बोमेंस कैप्सूल में। अब ये ग्लूकोज काम का है, यहाँ पे अमीनो एसिड काम के हैं, तो इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया। ठीक, पहला चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चंस कहाँ से देखने हैं आपको, यहाँ से देखने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस कहाँ से देखने हैं, जो मैंने अंतिम युद्ध का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। अब जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूजेस डिफरेंट वेज टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट। अब जो गैसेज हैं, CO2 है, वो स्टोमेटा के थ्रू या लेंटिसेल्स के थ्रू चली जाएगी। एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसका लॉस हो जाएगा। कुछ जो वेस्ट होते हैं डायरेक्टली सॉइल में चले जाते हैं, है ना। तो कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह से अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल, अगर एक ऑर्गन इन्वॉल्व है, जब बहुत सारे ऑर्गन मोर देन वन इन्वॉल्व है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि भाई आप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आपकी आईज भी काम कर रही है, आपके ईयर्स भी सुन रहे हैं, आपका हाथ लिख रहा है, तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ रहा है ना आपको। और जब आपको बैठे रहना है तो कंट्रोल हो गया, क्योंकि हमारे लिम्स का काम है। चलिए, तो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है टू मेंटेन लाइफ, टू सस्टेन लाइफ। तो कैसे ये मूवमेंट कंट्रोल होते हैं, कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो होता है एक सिस्टम की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक, और इसके साथ साथ एनिमल्स में होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो यहाँ पे हार्मोन और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं, इसमें एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, तो प्लांट्स में सिर्फ क्या मिलता है बच्चों, प्लांट्स में सिर्फ मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा। तो जो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है ना हमारे सराउंडिंग में, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में हो, स्मेल टच, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है विद द हेल्प ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो एनिमल्स में नर्वस और हार्मोनल दोनों रेगुलेशन होंगे, याद रखना है आपको। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है, नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है वो क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो क्या है, न्यूरॉन है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की फॉर्म में जो स्टिमुलस था उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, रेस्पॉन्स शो करता है। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो जाती है नर्वस सिस्टम की। अब ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। ये सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ऊपर का पार्ट साइटोन या सेल बॉडी, इसको साइटोन भी कहते हैं। ये फाइन ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये नीचे का लॉन्ग पार्ट है, ये क्या है, एक्सोन। और लास्ट इज नर्व एंडिंग। अब एक्सोन के ऊपर अगर कवरिंग है, जिसको हम मेडुलरी शीथ कहते हैं, तो वो हो गया मेडुलेटेड नर्व फाइबर, मेडुलेटेड नर्व फाइबर। लेकिन अगर ये मेडुलरी शीथ एब्सेंट है तो उसको हम कहेंगे उल्टा, बिल्कुल, यस, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। अब यहाँ पे तो मेडुलरी शीथ प्रेजेंट है, तो ये कैसा है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर। और यहाँ पे आपको कुछ गैप्स दिख रहे होंगे, इन गैप्स को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो 2 टाइप के न्यूरॉन्स हो गए बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड। लेकिन फंक्शन के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, देखो नाम से पता चल रहा है कि सेंस ऑर्गन से
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कोड तक मैसेज ले जाने वाला, तो वो क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उल्टा मोटर, मोटर गाड़ी टम टम टम, तो वापस लेके आएगी आपको मैसेज ब्रेन से या स्पाइनल कोड से। और दोनों के बीच में कनेक्शन करने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिले न्यूरॉन, कि कनेक्ट करेगा ऐसा न्यूरॉन जो कनेक्ट करेगा न्यूरॉन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट से। स्पेशली यहाँ पे जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो यहाँ इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन के केस में, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं। फोनो, फोनो का मतलब साउंड से है, तो हियरिंग। फोटो का मतलब लाइट विजुअल स्टिमुलस हो गया। थर्मो का मतलब टेम्परेचर। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल। एंड गस्टेटरी का मतलब टेस्ट। तो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो काम करते हैं अकॉर्डिंगली। अब ये जो मैं बता रहा था आपको रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, कि जैसे ही हम गर्म चीज़ को टच करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम अपना हाथ हटा लेते हैं, वो इसी वजह से, इसी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही होता है बेटा। तो यहाँ पे ये जो हमारा हाथ है, जो हमारी स्किन है, वो क्या हो गई, रिसेप्टर, ठीक है। और जो मसल्स हैं, दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। जो हमारी बॉडी की, जो आर्म की जो मसल्स हैं वो है इफेक्टर, रिसेप्टर स्किन है, मसल्स इफेक्टर हैं, क्योंकि इफेक्टर को ही मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ही गर्म चीज आपने टच की, हॉट ऑब्जेक्ट आपने टच किया, तो सेंस ऑर्गन से कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ पे लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कोड में। मैंने बताया था ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन स्पाइनल कोड तो पूछेगा साहब क्या करना है। तो भाई जैसे क्लास में बच्चे कुछ हंगामा कर देते हैं तो प्रिंसिपल, सॉरी टीचर क्या करता है, क्या करता है, प्रिंसिपल सर के पास लेके जाता है। तो डायरेक्टली तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वहीं से आएगी कि एक्शन क्या लेना है। तो प्रिंसिपल साहब ने, ब्रेन साहब ने मैसेज दिया और वो रिले न्यूरॉन की हेल्प से वापस आया स्पाइनल कोड तक, और फिर मोटर न्यूरॉन उसको लेके आएगा किस तक, इफेक्टर तक। तो ये जो पूरा पाथवे था रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन, सॉरी स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से इनडायरेक्टली यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, और इन दोनों के बीच में रिले न्यूरॉन। अब ये स्पाइनल कोड, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन की हेल्प से इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचा देगा, इफेक्टर ऑर्गन तक, जो कि है हमारा हाथ की मसल, ये स्किन है यहाँ पे। तो ये जो पूरा पाथवे फॉलो हुआ वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क, कि जब तक हमने अपना हाथ नहीं हटाया वो रिफ्लेक्स आर्क है। जैसे हम हाथ हटा लेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्शन, लाइट साउंड कैमरा एक्शन। तो एक्शन होते ही रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं तो है ही, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अब रेस्पॉन्सेज कि जो हमारे विल पावर पे कंट्रोल करे, इसके अंडर कंट्रोल हो, वो वॉलेंट्री होते हैं, और वॉलेंट्री एक्शन को हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, और इन्वॉलेंट्री फंक्शन को हमारा हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो कंट्रोल करता है, ये याद रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन को अभी मैंने बताया स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। तो तीन टाइप के रेस्पॉन्सेज है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन भी वैसे तो इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज ही होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलो नर्वस सिस्टम में आ जाता है आपका मेनली ब्रेन, लेकिन नर्वस सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन में भी फिर तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पेरिफेरल में क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, और ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। चलिए चले आगे, बोर तो नहीं हो रहे, ब्रेक की जरूरत है, चलो 2 मिनट का ब्रेक लोगे, चलिए। नहीं सर, चलते हैं, ओके कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 2 घंटे तो बेटा आप पढ़ सकते हो ना, पूरी बायो आपकी हो रही है 2 घंटे में। चलिए कोई बात नहीं, चलो तब तक कमेंट सेक्शन में हो जाता हो, मैं आगे करवाऊँ उससे पहले कि क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया अभी तक, बताओ फटाफट। 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ मैं आपका। अच्छा, ओक- बताओ, चलो। क्वेश्चंस आपके मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तीनों तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे दो तरह से प्रोटेक्शन दी गई है, एक तो हार्ड प्रोटेक्शन है जिसको हम कहते हैं क्रैनियम या स्कल, क्रैनियम या स्कल कह देते हैं हम एक तो। अरे 1 मिनट भाई, क्या हो गया, हाँ, क्रैनियम या स्कल कह देते हैं। उसके अलावा तीन और प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिनको कहा जाता है मेनिंजेस। तीन मेनिंजेस हैं, ड्यूरामेटर सबसे ऊपर, उसके बाद अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन,
और सबसे नीचे पाया मैटर। अब इन तीनों के बीच में भरा हुआ है एक फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और उस फ्लूइड को कह देते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तो ये दो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रैनियम और मेनिंजेस के बीच में होती हैं, जो हमारे डेलिकेट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को बचा के रखती हैं, और ब्रेन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ तो कोई समस्या है तो बताओ। अब एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाते हैं। अब फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाता है? फोर ब्रेन में बेटा सबसे पहले आता है, सबसे आगे जो आता है, दे आर ओल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद लार्जेस्ट पार्ट आ जाता है जिसको कहते हैं सेरेब्रम, और तीसरा पार्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, दैट इज थैलेमस। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और थैलेमस मिलकर क्या बना देते हैं? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या आ जाता है? मिड ब्रेन में आ जाते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। मिड ब्रेन में आ जाते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री, जिसको सेरेब्रल पेडंकल भी कहते थे। याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में क्या आ जाता है? पोन्स, जिसको पोन्स वेरोली कहते हैं, सेरेबेलम, ये सेरेब्रम था, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पार्ट समझ आ गए? एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेबलिंग में क्वेश्चन मार्क दे देगा, बताओ जी ये क्या है, ये करके दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए। तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है बेटा, याद रखना, लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, और 2 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरह से, जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कह देते हैं। हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल। जितना भी लॉजिकल काम करते हो आप, चाहे वो रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशंस हैं, है ना, IQ है, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, मेमोरी है, विजुअल है, रिकॉग्निशन है, वो सारे का सारा काम कौन करता है? ये। तो ये हम कह सकते हैं छोटा ब्रेन है, ठीक है, छोटा ब्रेन हो गया। ओल्फैक्टरी लोब्स क्या करती हैं? ओल्फैक्टरी का मतलब ही क्या होता है? स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। हाइपोथैलेमस जो सेरेब्रम है उसके बेस पे प्रेजेंट होगी ये स्ट्रक्चर, तो नींद को कंट्रोल करती है, भूख लगना, प्यास लगना, इसको कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, हंगर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद हाइंड ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सेरेबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, जो पोस्चर है, बैलेंस जो है मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है। जितने भी हम वॉलेंट्री एक्शंस करेंगे जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में, उनको कंट्रोल कौन करेगा? सेरेबेलम। लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शंस किसके रेगुलेशन में है? अच्छा, एक चीज और, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि इनवॉलेंट्री फंक्शन को फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। बिल्कुल फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे प्रिसीजन जो है वॉलेंट्री एक्शन का, वो हाइंड ब्रेन, सॉरी, जो सेरेबेलम है वो देखता है, ठीक है ना। अदरवाइज जो वॉलेंट्री फंक्शन है वो सारे के सारे फोर ब्रेन से ही कंट्रोल होंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। इनवॉलेंट्री फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स वेरोली। अब पोन्स क्या करता है? रेगुलेटरी सेंटर होता है रेस्पिरेशन का। उसके अलावा जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, चाहे स्नीजिंग है, ब्रीथिंग है, योनिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट बीट आ गया, सारे के सारे पार्ट्स आ गए। अच्छा, अब आप बताओ, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? चलो बता दो फटाफट, जल्दी से बताओ। तो सर बड़ा अजीब सा नाम है, याद ही नहीं होता, है ना, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। चलो, अब ब्रेन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? स्पाइनल कोड, ठीक। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड ये भी प्रोटेक्ट होता है, और ये क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पाथवे ऑफ 4, सॉरी, ठीक है। ये सारे काम करता है, मेडुला से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, एनक्लोज इन बोनी केज, जिसको हम वर्टिब्रल कैनुलम कहते हैं, इससे प्रोटेक्टेड होता है। एंड 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम इट, जो कि क्या बना देते हैं मिलके? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होंगी दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स होते हैं। वो नर्व जो स्पाइनल कोड से अराइज होंगी दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व, 31 पेयर्स होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलकर बना देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको भी दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। सिंपैथेटिक, वो सिंपैथी नहीं है, सिंपैथेटिक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। अगर किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाना है जरूरत के हिसाब से, तो क्या कहलाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है। कि हम रनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ट बीट या ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको नॉर्मल लाने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। तो इस तरह की जब वर्किंग होती है तो उसको कहते हैं एंटेगोनिस्टिक, इक्वल बट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। क्या आपने देखा होगा जब हम सो रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है भाई एनर्जी बचा ले, बाद में जरूरत पड़ेगी। लेकिन रनिंग कर रहे हैं तो वो बढ़ जाता है कि भाई जरूरत है, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ये जो है मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स में। प्लांट्स में कैसे होता है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल तरीके से होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट होता है ग्रोथ रिलेटेड, जिसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कह देते हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं। तो दो तरह के, नेस्टिक और ट्रोपिक मूवमेंट हम बात करेंगे, नेस्टिक एंड ट्रोपिक मूवमेंट्स। जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो ट्रोपिक, और जो नॉन डायरेक्शनल है वो नेस्टिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है वो नेस्टिक, नास्तिक नहीं है, और ये ट्रोपिक जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, इनको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के टुवार्ड्स या उससे दूर, अवे और टुवार्ड्स, हाँ, पर्टिकुलर स्टिमुलस अवे होगा तो नेगेटिव ट्रोपिज्म होगा, और टुवार्ड्स होगा तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म होगा या ट्रोपिक मूवमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो नाइदर मूव्स टुवार्ड्स और नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, लेकिन यहाँ पे इधर मूव और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुटिका में जो लीव्स ड्रूप हो जाती हैं वो टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से होती है, ना कि वो कोई ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। लेकिन ग्रेविटी, जिसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ट्रोपिक मूवमेंट मेनली चार तरह के, फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, हाइड्रो और थिग्मो और नेस्टिक मूवमेंट। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है ना। चलिए एक करके बात करते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम, फोटो का मतलब लाइट, तो वो पार्ट प्लांट का जो लाइट की तरफ जाएगा, जैसे लीव्स होती हैं, वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। जो दूर जाएगा जैसे कि रूट्स हैं, दे आर नेगेटिवली, मैंने पहले ही बता दिया। टुवार्ड्स पॉजिटिव एंड अवे अवे नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह ग्रेविटी का, तो रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, टुवार्ड्स हैं, टुवार्ड्स ग्रेविटी मूव करती हैं। जो अपर पार्ट है प्लांट का वो ग्रेविटी से दूर जाता है ऊपर की तरफ, वो नेगेटिव अवे। थर्ड वन इज कीमोट्रोपिज्म। तो ये पोलिनेशन का एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पोलिनेशन स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस है बेटा, कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है, जिसको मेल गैमीट भी कहते हैं, वो उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पर आकर स्टिक करेगा और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी एंड इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आके किसी भी स्पीशीज के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा, पोलन ट्यूब बनेगी ही नहीं। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक हो गया ना। तो ये मूवमेंट जो है पोलन ट्यूब का, दैट इज टुवार्ड्स द स्टिमुलस, केमिकल रेस्पॉन्सेज की वजह से हुआ। हाइड्रो वाटर, ठीक है। तो जो सीड की जो रेडिकल वाला पार्ट है वो प्लांट की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। बाकी पार्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। ये थिग्मो टच वाला जो मैं बता रहा था आपको, मिमोसा पुटिका का, क्लियर। और ये नेस्टिक मूवमेंट, मिमोसा पुटिका ये भी है यहाँ पे नेस्टिक, वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ टर्गर प्रेशर की चेंज की वजह से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, कि भाई हमने टच किया, एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया ना, ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता, और ये ग्रोथ से भी रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑल्सो। तो ट्रोपिक और नेस्टिक दो तरह के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, सिर्फ
एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोनल रेगुलेशन होता है, प्लांट में हार्मोन्स होते हैं जिनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये तीन ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन ये हैं ग्रोथ प्रमोटर। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन है ग्रोथ इनहिबिटर। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल राइपनिंग जो करते हैं फ्रूट्स की उसमें यूज किया जाता है। तो ये एक समरी मैंने आपके लिए दे दी है, यहाँ से आप क्विकली याद कर लेंगे। जैसे गिबरलिन है, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, बाकी कोई जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। इसी तरह एब्सिसिक एसिड फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर है। सीड डोरमेंसी को रेगुलेट कौन करेगा, सीड की जर्मिनेशन को रोकने का काम कौन करेगा, ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड बाकी नहीं करेंगे। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड एब्सेशन कोज करेंगे, ये देखिए सब हो गया ना, उड़ गए सब पत्ते पत्ते, तो वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम है। तो यहाँ से विद इन अ मिनट आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आप उसका सारे के सारे फंक्शन याद कर सकते हैं, ठीक। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक। एक एक फंक्शन मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है। और ये ऑक्सिन कैसे काम करता है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, कि जहाँ पे लाइट आ रही होगी ना, जिस साइड से लाइट आ रही होगी उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंड कॉजेज बेंडिंग ऑफ द बैंड पार्ट्स, ठीक है, बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एनिमल हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन, क्योंकि नर्वस रेगुलेशन हमने पढ़ लिया, हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने स्पाइनल कोड पढ़ लिया, हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया, लेकिन हार्मोन्स भी तो इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी में जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है उसी हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेन, खोपड़ी, खोपड़ी में है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है दो सेट प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग पेयर्ड में, या इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि जो सिक्रेशन है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जीआईएच, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से आएगा। तो अगर ज़्यादा हो गया तो जायंटिज्म हो जाता है, आदमी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर कम हो गया, लेस सिक्रेशन होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, छोटा रह जाता है इंसान, है ना। ये कुछ एरर है, शायद टाइपिंग एरर है, पर मैं आपको क्लियरली बताता जा रहा हूँ, ये कुछ वर्ड्स या कुछ है प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पेनक्रियाज में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट कर देती हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। थाइमस ग्लैंड जो नेक या अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर थाइमोसिन या थाइमस हार्मोन सिक्रीट करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ओल्ड एज में ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आपका ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, जो इमरजेंसी हार्मोन, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, आपने सुना होगा ना आपकी एज में कि एड्रेनलिन फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। हम तो जैन जी है ना, जैन जी में एड्रेनलिन फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, रोड रेज बहुत जल्दी होता है ना। तो जो इन्वॉलंटरी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है, हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उन सबको कंट्रोल करता है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज वो ट्रिगर करने का काम करता है। ये बेटा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। गोनेट्स जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको कहते हैं गोनेट्स। तो टेस्टिस एंड ओवरी, ये हो गए गोनेट्स। टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होंगे जिनको एंड्रोजन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन सबसे कॉमन एंड्रोजन है, ये टेस्टिस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये ओवरी है, जिसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये तो नर्वस और हार्मोनल रेगुलेशन था। ये सारे के सारे ग्लैंड हैं। ग्रोथ हार्मोन जीएच लिख सकते हो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ, थायराइड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल, टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और मेल सेक्स हार्मोन है। इसी तरह फीमेल में ओवरीज हो जाएंगे, दोनों गोनेड्स कहलाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। चलिए अब आ जाता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए क्यों करते हैं भाई, टू मेंटेन लाइफ, टू सस्टेन लाइफ, टू कंटिन्यू लाइफ। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और आपको अगर पता हो, आपको अगर याद हो, है याद कि ये एक सेल है। अब बच्चे कहेंगे सर फिजिक्स वाले सर तो कुछ सेल और बताते हैं, आप कुछ सेल और बताते हो, है ना। ये सेल है,
सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। और हायर ऑर्गेनिजम्स में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब इसकी कॉपीज बनती हैं और वो ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन डीएनए की जो कॉपी होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। डीएनए कॉपिंग में आ जाता है एरर, एरर होगा डीएनए कॉपिंग में, तो उसकी वजह से बेटा बच्चों आ जाते हैं वेरिएशंस। और वेरिएशन अगर पॉजिटिव हैं, सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो दे आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के नए कैरेक्टर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसेस को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन एंड स्पेसिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। क्लियर टू एवरीवन? तो यही बातें हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस में डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, रेप्लिकेट करेगा, लेकिन 100% डीएनए कॉपिंग नहीं होती तो वेरिएशंस आ जाते हैं। इसलिए कोई भी दो इंसान इस दुनिया में बराबर एक जैसे नहीं है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के। तो जो यूजफुल वेरिएशन है वो पास हो जाते हैं, नई स्पीशीज के फॉर्मेशन कर देंगे और एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक। चलिए, अब दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईजी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप फटाफट इसको देख लीजिए। मैं कंपैरिजन आपको बता देता हूँ पहले, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पे टू पेरेंट्स एज मेल एंड फीमेल, दोनों के दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड एग सेल आर फॉर्म। अब गैमेट नहीं बना तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, गैमेट्स कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। दे आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, इसमें आएंगे वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से स्पेसिएशन में हेल्प करेंगे एंड अल्टीमेटली लीड्स टू इवोल्यूशन। और यहाँ पे ऐसा होगा ही होगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, है ना। दो पेरेंट हैं, गैमेट फॉर्मेशन है, सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो जाएगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये मैंने पहले लिख दिया, अच्छा किया, अदरवाइज यहाँ पे तो चाइनीज़ सी लैंग्वेज दिख रही है आपको, है ना। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हुआ है प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ा बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये पीपीटी बनी, तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं। बट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। लेकिन ये दिस इज नॉट ट्रू फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसको चेंज करते हैं, इसको नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेल टू सेल डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और सारी सेल्स का जो डिवीजन पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, आपने पढ़ा है सेल्स, सेल से बन जाता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हर सेल की एक फिक्स पोजीशन है बॉडी में, और ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल टू सेल डिवीजन के लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कॉम्प्लेक्स वेज यूज करने पड़ते हैं रिप्रोडक्शन के, दे नीड टू यूज कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स uses complex ways of reproduction, याद रहेगा। चलिए, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन, सबसे इजी, सबका प्यारा, सबका दुलारा आप कह सकते हो, अमीबा में जो होता है बाइनरी फिजन की पेरेंटल बॉडी इलोंगेट करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेल डिवीजन में दो टाइप का डिवीजन होता है। पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, याद रखना है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हो गए। इसके अलावा मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में, कि सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस एक बार डिवीजन डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस एक बार होगा, लेकिन सॉरी मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस बहुत बार होगा, बट जो साइटोप्लाज्म है एक बार डिवाइड होगा, तो सिंगल साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कि जब सेल पूरी तरह फिल हो जाएगी कि जगह ही नहीं बची भाई, हिल ही नहीं सकते, तो बुम बाहर निकल जाएंगी सारी की सारी सेल्स। थोड़ा 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 न्यूक्लियस सबके पास होगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सबके पास होगा, ठीक। तो सिंपल या बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। फ्रेगमेंटेशन, कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पार्ट्स को कहा जाता है फ्रेगमेंट्स, तो ये प्रोसेस हो गई फ्रेगमेंटेशन।
और हर डिवाइडेड पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। 3 पार्ट में टूटा तो 3 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगायरा, तो 3 नए स्पाइरोगायरा है यहाँ पे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रीजनरेशन, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले तो एग्जाम्पल याद रख लो। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क क्या है? फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, कि जो जितने फ्रेगमेंट्स बने, जितने पार्ट्स बने, हमने देखा था ना, जो स्पाइरोगायरा था अगर 3 पार्ट में टूटा तो 3 नए स्पाइरोगायरा। लेकिन यहाँ पे रीजनरेशन जो लॉस्ट पार्ट होगा, मान लो इसकी मुंडी तोड़ दे हम, हेड पोर्शन इसका हटा दे, तो सिर्फ हेड पोर्शन नया बनेगा, बाकी ऑर्गेनिज्म पहले वाला ही रहेगा। अगर इसकी टेल कट कर दें हम तो टेल नहीं आएगी और ऊपर का पार्ट सेम रहेगा। तो रीजनरेशन में सिर्फ लॉस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड अगेन, ओनली लॉस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बन जाता है। लिजार्ड में भी आपने देखा होगा, बट लिजार्ड में उसको कहते हैं ऑटोटोमी, कि वो अपनी जो टेल है उसको रिलीज कर देती है जैसे ही उसको खतरा दिखाई देता है, खतरा 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 खतरा, तो टेल गई। स्टारफिश में भी आप देख सकते हैं, स्टारफिश भी इसका एग्जाम्पल होता है। स्टारफिश में भी आर्म लॉस्ट हो जाती है तो सिर्फ आर्म वापस आती है, नहीं कि पूरी स्टारफिश दोबारा बन जाएगी। बडिंग, हाई हड्डी हड्डी बड्डी चड्डी बड्डी, है ना, ये बड़ी बन की जो आउटर पार्ट है उस पर आउटग्रोथ बन जाती है, जिसको बर्ड कहते हैं। बर्ड का साइज बढ़ता रहता है, बड़ 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 करके बड़ा अलग हो जाती है। हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में बडिंग होती है, याद रखना। देखो, हाइड्रा में बडिंग, हाइड्रा में रीजनरेशन भी याद रखना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रैपिड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो सीडलेस प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सीडलेस प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ये दो तरह से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आजकल जो करते हैं कटिंग, आपने देखा होगा रोज में कटिंग और ग्राफ्टिंग बहुत कॉमन ये होती है, कि एक छोटा सा पार्ट लिया और दूसरे प्लांट से दूसरा पार्ट लिया, दोनों को बांध देते हैं, वो होगी ग्राफ्टिंग। अब जो जिसका स्टेम पार्ट लेते हैं उसको सियोन कहते हैं, और जिसका रूट पार्ट लेते हैं वो होता है स्टॉक। तो स्टॉक और सियोन। और जो नेचुरली होता है ब्राइफाइलम में लीफ बड के थ्रू, मैं ये वाला, ये लीफ बड है, ये ब्राइफाइलम। ये ब्राइफाइलम की लीफ अगर सॉइल में गिर जाती है तो कुछ दिन के बाद ऐसे यहाँ से बर्ड्स बनना शुरू हो जाती है। स्पोर फॉर्मेशन, ये इस तरह से एक मास बन जाता है जिसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। एक स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ये रप्चर हो जाएगा तो स्पोर्स आर रिलीज आउटसाइड, और सुटेबल कंडीशंस मिलते ही ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे और नया प्लांट बना देंगे, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, चारों पार्ट है, ये मेल पार्ट हो गया स्टेमन जिसमें एंथर और फिलामेंट है, ये फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है, कार्पल। ये कलर्ड लीव्स, पेटल्स, जिनको कोरोला कहा जाता है। ये ग्रीन लीव्स, जिनको सेपल्स या कैलेक्स कहते हैं। तो ये चारों पार्ट प्रेजेंट है अगर किसी पार्ट में तो वो कंप्लीट फ्लावर, और अगर एक भी पार्ट एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। और प्लांट्स में जब मेल पार्ट से, एंथर से जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट, इट इज नोन एज पोलिनेशन। ये स्टिग्मा है। अब ये पोलन ग्रेन कहीं से आए, यहाँ पे आके स्टिक कर गए और यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर ये सेम प्लांट में हो रहा है या एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर हैं तो भी उसको कह देंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन मेल पार्ट एक फ्लावर में, सॉरी एक प्लांट पे है और फीमेल पार्ट दूसरे प्लांट में है तो हो जाएगा क्रॉस। इंटरेस्टिंगली बताऊं कि आप मान लो 10th क्लास में ए सेक्शन में हो और ए सेक्शन में ये एक लड़की है, तो ए सेक्शन का लड़का और एक सेक्शन की ए सेक्शन की लड़की अगर वो फ्रेंड है तो वो है सेल्फ पोलिनेशन। या 10th में ही ए सेक्शन और बी सेक्शन, ये तो ए वालों की बात होगी, ए सेक्शन और बी सेक्शन के फ्रेंड है तो भी सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन समस्या कब होती है? जब 10th क्लास का लड़का 9th क्लास में जाके फ्रेंडशिप करता है तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से पोलन ग्रेन आ जाएगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी एंड मेल जर्म सेल, मतलब जो मेल न्यूक्लियाई है उसको मेल जर्म सेल कहते हैं, ठीक।
तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इससे क्या बन जाएगा, जायगोट, जायगोट्स। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ, पोलन ट्यूब जो ग्रो करेगी पोलन ग्रेन से स्टाइल के थ्रू ट्रैवल करती हुई ओवरी में पहुँच गई। अब जायगोट बन गया, जायगोट में डिवीज़न होगा 2 सेल स्टेज, 2 से 4 सेल स्टेज, है ना। इस तरह से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी और एम्ब्रियो बनेगा किस में, ओव्यूल में। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट था, ओवरी में। तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट एंड राइपेंड ओव्यूल या ओव्यूल क्या बना देते हैं, सीड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब एक सीड जो है उसमें 2 कवरिंग होती हैं, ये हो गई सीड कोट, इसमें 2 कवरिंग है। अब इस डायग्राम पे वापस आते हैं, इस पार्ट को अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं तो यहाँ पे 3 सेल आपको ऊपर की तरफ दिख रही हैं, 3 सेल आपको नीचे की तरफ दिख रही हैं और ये एक सेल बीच में, सारी की सारी सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज कहलाती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, क्योंकि सेल तो 7 है लेकिन ये बीच वाली में सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये डिप्लॉइड सेल है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एंटीपोडल्स हैं। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्लायरिंग प्लांट्स हैं, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटा, ये जो मेल जर्म सेल आई, मेल न्यूक्लियाई आया, ये था हैप्लॉइड और ये एग सेल के साथ कंबाइन होता है, फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होता है, जो कि हैप्लॉइड है। तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो से नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नए प्लांट की फॉर्मेशन हुई, नई जनरेशन बनी, तो ये क्या कहलाएगा, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है, मेल जर्म सेल है जो कि हैप्लॉइड है, इस सेंट्रल सेल के साथ आके कंबाइन करेगा जो कि है डिप्लॉइड 2n, और क्या बन गया 3n, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पीईएन कहते हैं। अब ये पीईएन क्या करेगा, ये पीईएन करेगा काम, ये प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये कहलाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए एक बार में 2 बार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, सो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, याद रहेगा। चलिए, अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो डीएनए कॉपिंग है वो बेसिक इवेंट है इन रिप्रोडक्शन इज डीएनए कॉपिंग। मैंने बताया था डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूल जाइए। डीएनए कॉपिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं, एंड जो यूजफुल वेरिएशंस हैं दे आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन, और उसकी वजह से नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पेशिएशन, एंड स्पेशिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है। अब डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, यही बात कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा बेसिक बॉडी प्लान सबका सेम होता है, दो आंखें, 2 नाक, 2 कान, 2 नाक होते हैं, ठीक है, एक, ठीक है। अगर डीएनए की कॉपिंग नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेंगे सही तरीके के, और जो इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब एरर जो है उसकी वजह से वेरिएशन आया, वेरिएशन की वजह से नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई, और उसकी वजह से इवोल्यूशन हो गया। इसलिए बेसिक बॉडी प्लान सेम होते हुए भी कोई भी 2 इंडिविजुअल इस दुनिया में एक जैसे नहीं है ना, वो यही रीजन है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर स्ट्रक्चर, टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाएगा। और गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाए, सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन मेल में स्टार्ट हो जाए, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो वो क्या कहलाती है, प्यूबर्टी एज। इसके बाद स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि टेस्टिस एनक्लोज होती है। ये जरूरी होता है क्योंकि ये टेम्परेचर 2.5 से 3 डिग्री कम रखता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। इसके बाद यहाँ से एक ट्यूब अराइज होती है जो कि स्पर्म्स को कैरी करती है, विच इज नोन एज वैस डिफरेंस। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक आती है और एक कॉमन पैसेज वे बना देती है स्पर्म और यूरिन के लिए। तो आपको मेनली डायग्राम याद रखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसके बाद अगर आप सारे पार्ट्स की 2-2 लाइन भी लिखते हैं तो आप इजीली 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, स्क्रोटम, टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वैस डिफरेंस, यहाँ से ट्यूब गई, उसके बाद ये यूरिनरी ट्यूब के साथ मिलके यूरेथ्रा में ओपन होती है, पेनिस, इधर
मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसके थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। देखिए पेनिस मेल जेनेटेलिया है, मेल गैमेट नहीं है। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म से। ठीक है बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही बात आ गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, ये ओवरीज हो गई, है ना। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि एग सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फैलोपियन ट्यूब पे ये वो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जिसको एम्पुला कहते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। और ये आगे का जो पार्ट है जिसको इनफंडिबुलम कहा जाता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो एग सेल को रिसीव करती हैं। ठीक है, ये डायग्राम यूट्रस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है ब्लास्टुला स्टेज में अपने आप को यहाँ पे अटैच करेगा और पूरे के पूरे जेस्टेशन पीरियड में 9 मंथ तक यहाँ पे अपने आप को अटैच करके ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहेगी। ठीक, और जेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद वजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो फीटस है मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है और यही वो पाथवे है जिसके थ्रू स्पर्म्स जो है फीमेल वजाइनल ट्रैक में एंटर करते हैं। तो फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जाइगोट में डिविजन्स हो जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो अपने आप को अटैच कर लेगा यूट्राइन वॉल के साथ, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, यहीं से रेस्पिरेटरी गैसेज मिलेंगी और यहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एंड्रोमेट्रियम की वॉल थी वो डिजनरेट हो जाएगी, एंड्रोमेट्रियल वॉल डिजनरेट हो जाएगी। डिजनरेशन के बाद एग सेल रप्चर हो जाएगी, वहाँ पे आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी और ये सारे के सारा मास वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो, जिनको मेंसेस कहा जाता है या ब्लीडिंग फेज कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो 24 आवर्स तक सर्वाइव करेगा, क्योंकि लेकिन ये एंडोमेट्रियल वॉल है वो इसकी ज़रूरत नहीं रही अब, तो ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगी और ब्लड और म्यूकस के थ्रू एग सेल बाहर आ जाएगी। और ये पूरी की पूरी साइकिल जो है हर 28 डेज में फीमेल्स में रेगुलरली होती है, जो कि 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग फेज इसका चलता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात करें तो फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ डिजीज हो जाती हैं ह्यूमन बींग्स में, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज कहा जाता है। इसमें गोनोरिया, सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज हैं, एचआईवी, वार्ड्स जो हैं वो वायरल डिजीज हैं। गोनोरिया इज कोज्ड बाय निजेरिया गोनोरी एंड सिफिलिस इज कोज्ड बाय ट्राइपेनोमा पैलिडम। बैक्टीरियल डिजीजेस क्यूरेबल हैं, प्रॉपर मेडिकेशन और केयर के थ्रू उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है, इट इज़ नॉट क्यूरेबल। तो वो कहते हैं ना बचाव में ही बचाव है। ये वेरियस मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं जिनको हम परमानेंट मेथड्स भी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है और वेसेक्टोमी मेल्स में होती है। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग पीरियड आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज जैसे कॉपर यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जा सकती हैं, जिनको जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है सहेली जो वीकली ली जाती है, या मालाडी जिसको रोज़ एक लेना होता है। बैरियर मेथड्स में कॉन्डोम्स या डायफ्राम्स यूज़ कर सकते हैं। और नेचुरल जो रिदम होता है, जो नेचुरल मेथड्स होते हैं पीरियडिक एब्सटेंस की, आपको पता है कि भाई 14 डे पे ओवुलेशन होता है तो उससे 1 वीक अर्ली और 1 वीक बिफोर ही प्रोटेक्ट सेक्स किया जाए तो वो सेफ होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के। ठीक है, फिजिकल और केमिकल मेथड्स ये सारे मैंने अभी आपको बताए, वही सब मेथड्स की बात हो रही है। सर्जिकल मेथड्स को परमानेंट मेथड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं बेटा अगले चैप्टर की, जो कि और फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेरिडिटी। देखिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा आप, और हमारा फोकस अभी यही है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और एक होता है वेरिएशन, जो डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो आते हैं। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। अब वेरिएशन का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है, देखिए ये पेरेंट बॉडी थी, यहाँ पे एक वेरिएशन आया फर्स्ट जनरेशन में, फिर से उसने रिप्रोड्यूस किया, फिर से एक वेरिएशन आया सेकंड जनरेशन में। अब 2 जनरेशन के बाद ही ये पेरेंट जनरेशन से बिल्कुल अलग दिखने लगा, है ना, डिफरेंट हो गया। अब ये इस तरह के चेंजेस अगर
10-15 जनरेशन तक होते रहेंगे तो ऑल टुगेदर ये क्या बन जाएगी, नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। और नई स्पीशीज़ बन जाती है तो ऑलरेडी हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं, इवोल्यूशन हो जाता है ना? ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इनहेरिटेड ट्रेट जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में गेन करता है, वो एक्वायर्ड ट्रेट हो जाएंगे। मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसने पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे काम किया, 7 कैरेक्टर्स मेनली स्टडी किए। पी प्लांट्स इजीली अवेलेबल था उसको, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इस वजह से उसने उसको सेलेक्ट किया। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड कोड का कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की हाइट या लेंथ। एक्वायर्ड ट्रेट के साथ डोमिनेंट, जो अपना हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा दे वो डोमिनेंट, और जो सिर्फ डबल रिसेसिव कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट ना दिखा पाए वो रिसेसिव ट्रेट होता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन इज अलील, फिजिकल या आउटर अपीयरेंस की बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई देता है वो फिनोटाइप, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा जीनोटाइप की। जैसे यहाँ पे लिखा है टॉल प्लांट, तो टॉल प्लांट देखने में तो टॉल हो गया, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, और हेट्रोजाइगस टॉल भी हो सकता है, तो ये जीनोटाइप कहलाता है उसका, है ना। होमोजाइगस दिस वन, दोनों अलील सेम हो, अगर अलील डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। ये टर्मिनोलॉजी पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाए तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसी के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्योर टोल प्लांट लिया, डोमिनेंट हो गया क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर यहाँ से कैपिटल टी बनेगा, यहाँ से स्मॉल टी बनेगा, और दोनों कंबाइन करके हेट्रोजाइगस टॉल हो गया F1 जनरेशन में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अब सेल्फिंग जब करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस करवा देंगे F1 जनरेशन का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये होगा। 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और ड्वार्फ, इन द रेशो 1:2:1। ये जीनोटाइप रेशो है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशो क्या आएगी, 1:2:1। लेकिन ये सारे के सारे हैं तो टॉल, ये सारे के सारे टॉल हैं दिखने में, तो फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1 की, 3 लंबे और 1 छोटा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिनोटाइपिक रेशो आई 3:1, जीनोटाइपिक रेशो आई 1:2:1। टॉल और ड्वार्फ को शॉर्ट कम ड्वार्फ भी कहते हैं। इस तरह से क्रॉस करवाएंगे। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक पेयर ऑफ जीन है उसको कंट्रोल करता है, और हेट्रोजाइगस जो है वो डोमिनेट करेगा, F1 जनरेशन है, उसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो 3:1 फिनोटाइपिक रेशो आएगी, और 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो आएगी। ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होगा हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करेगा, ये याद रखना। द हाइब्रिड कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग ओनली शो डोमिनेंट कैरेक्टर, या डोमिनेंट ट्रेट कह सकते हो आप। लेकिन अगर 2 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं तो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि सीड शेप और सीड कलर हमने स्टडी किया, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, RRYY हमने लिया, इधर RRYY हमने लिया, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो जब पेरेंट फॉर्मेशन से गैमेट बने तो F1 जनरेशन में सिर्फ हेट्रोजाइगस अपना इफेक्ट दिखाएगा, सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे। इनका सेल्फ क्रॉस जब करवाया जाएगा तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी, 9:3:3:1। देखिए, जहाँ पे भी कैपिटल R आपको दिख जाए वो सारे राउंड होंगे, जहाँ पे भी कैपिटल Y दिख जाए वो सारे के सारे येलो होंगे। तो ये राउंड येलो ये पेरेंटल है, रिंकल्ड ग्रीन ये पेरेंटल है, ये सारे के सारे क्या बने, न्यू कॉम्बिनेशंस बने। तो इसमें न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, मैंने ऑलरेडी क्या करवाए हुए हैं सारे न्यूमेरिकल्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें पूछ लिया कि भाई मान लो 100 प्लांट प्रोड्यूस हुए, 100 नए प्लांट प्रोड्यूस हुए, तो पेरेंटल कितने होंगे और हाइब्रिड्स कितने होंगे, रिकॉम्बिनेशन कितने होंगे। तो टोटल देखिए कॉम्बिनेशन कितना है, 16, और उसमें से 10 पेरेंटल है, 10/16 × 100 ये आ जाएगा पेरेंटल का, और 6/16 × 100 ये आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट्स का। ठीक, ट्रेस का एक्सप्रेशन कैसे होता है कि देखिए डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन सेंटर है, और वो प्रोटीन बनाता है किसी भी सेल के लिए। तो डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है वो कहलाता है जीन। तो जीन में वो सारी इंफॉर्मेशन है, तो जीन कंट्रोल करता है किसी भी कैरेक्टर को या ट्रेट को। ठीक है, कि हमारे पास डीएनए था जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, वो क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है एंजाइम की हेल्प से। अगर एंजाइम प्रॉपरली काम कर रहा है तो जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात कर ले, अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली काम कर रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल हाइट होगी,
लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस कर हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जाइंटिज्म हो जाता है, टॉलनेस हो जाएगी। तो डीएनए जो उसका जो सेगमेंट है, जीन फॉर प्लांट हाइट हैज इन्फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होना चाहिए। इसकी वजह से अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो टॉल हो जाएगा, लेस प्रोड्यूस हो गया तो सीधी सी बात है, डीएनए में है जीन, जीन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसको अगर जीन रेगुलरली काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, तो प्रोटीन का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, जीन की फंक्शन डिस्टर्ब होगी तो प्रोटीन की हार्मोन की स्ट्रक्चर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरह का होता है, एनवायरमेंटल एंड सेक्स लिंक्ड या जेनेटिक। कि एनवायरमेंटल कंडीशन की जैसे टेम्परेचर हो गया या पोल्यूशन हो गया, वो अगर अफेक्ट करता है तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इस बार हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हो कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कि अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, लेकिन अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो मेल या बॉय चाइल्ड इज बोर्न। तो हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है वो टोटली गलत है। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मेल्स को ब्लेम किया जा सकता है फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये ब्लड ग्रुपिंग है, ये चार्ट से भी आप आइडिया ले सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, एनवायरमेंट। छोटा सा चैप्टर है, बड़े काम का चैप्टर है, इजीली मार्क्स आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन है किसका, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके सारे क्या आ जाएंगे, आपका सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, हीट लाइट टेम्परेचर माउंटेन सारा आ जाएगा। अब इकोसिस्टम अगर नेचर ने बनाया है तो वो हो गया नेचुरल इकोसिस्टम, और अगर मैन मेड है तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आप एक्वेरियम का एग्जांपल दे सकते हो, क्रॉप फील्ड का एग्जांपल दे सकते हो जो हमारे खेत हैं। जबकि एक्वेटिक में फ्रेश वाटर पोंड हो गया, मराइन हो गया सी वाटर या सी, टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड डेजर्ट और फॉरेस्ट। ये नेचुरल इकोसिस्टम्स की बात है, और आर्टिफिशियल के एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया। अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो डिपेंड करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब प्लांट्स हैं, चाहे वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे और एडाफिक मतलब फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब नेचर में हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, वो क्या कहलाता है, फूड चेन। तो फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, दैट इज नोन एज फूड चेन। तो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर लेवल के हैं वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन एक फूड चेन में वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं जो प्लांट्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे डियर है वो ग्रेज करता है, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। और लायन जो टॉप कंज्यूमर है ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल बना देगा। यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। नॉर्मली एक फूड चेन में 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते, ओनली 4 ट्रॉपिक लेवल्स, या नॉर्मली 4 ट्रॉपिक लेवल्स आर फाउंड इन अ फूड चेन। उससे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा होंगे तो ये होगा। चलिए पहले एक बार फूड ये होगा कि हमें ये पता है कि एनर्जी का लॉस होता है जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है ना। तो अगर 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे तो एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये सन की रेडिएंट एनर्जी है जो मान लो आई हमारे पास 10,000 किलो जूल। अब जो प्लांट्स हैं इसको यूटिलाइज करेंगे, प्रोड्यूसर्स इसको यूज करेंगे, तो ओनली 10% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इनके पास क्या आई, 1000 किलो कैलोरी। अब ग्रेजिंग एनिमल जो है हार्बीवोर्स हैं वो इन पर डिपेंड करेंगे। ये तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, तो इनके पास कितनी आई, 100 किलो कैलोरी। हार्बीवोर से प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी कार्निवोर जैसे फॉक्स हो गई, तो उसके पास आया 10 किलो कैलोरी। आप इससे अगर नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी है। यहाँ तक आते आते ही एनर्जी इतनी कम हो गई कि उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सोर्सेज से फूड ऑब्टेन करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से एक फूड चेन में 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। अब जब एक से ज़्यादा सोर्स से फूड ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिज्म, तभी तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। आप देखिए लायन यहाँ पर
यहाँ पर भी इससे फूड ऑब्टेन कर रहा है ना। लायन यहाँ पे इस फूड चेन से भी फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो एक कलेक्शन है ग्रुप ऑफ फूड चेन्स वेयर ऑर्गेनिज्म शेयर इट्स पोजीशन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉपिक, एक फूड चेन में हो सकता है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल बना रहा हो, दूसरे में वो हो सकता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो। तो जो कलेक्शन है फूड चेन्स का, जहां पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फूड वेब। ठीक है बेटा। अब एक वर्ड होता है बायो मैग्निफिकेशन, कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल substances at successive trophic levels। ठीक है, कि फूड चेन की, हम एक सिंपल फूड चेन की बात कर रहे हैं कि 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अब मान लो हमने अपने फील्ड में डीडीटी मिलाया, ठीक है, प्लांट्स के पास डीडीटी आया, प्लांट से, ये एक्वेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन से वो गया जू प्लैंक्टोन्स के बाद। तो फाइटोप्लैंक्टोन में मान लो 1 मिलीग्राम था, लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जू प्लैंक्टोन्स ने मान लो 1 से ज़्यादा प्लांट में फीड किया, तो उसमें वो हो गया 2 मिलीग्राम। अब इससे गया स्मॉल फिश के पास, वहाँ पे 5 मिलीग्राम हो गया, क्योंकि डिग्रेड तो हो नहीं रहा, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से लार्ज फिश के पास 10 मिलीग्राम हो गया, और जब ह्यूमन बींग्स ने कंज्यूम किया तो हो सकता है 1 से ज़्यादा फिश खा ली हो तो 50 मिलीग्राम। तो हर ट्रॉपिक लेवल के बाद उसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो वाटर बॉडीज जो एयर पोल्यूटेड हो जाती है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या ह्यूमन वेस्ट की वजह से, तो ये केमिकल्स या तो वॉश्ड हो जाते हैं सॉइल में या वाटर बॉडी में चले जाते हैं। सॉइल से ये प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे मिनरल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, और वाटर बॉडी से ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स में चले जाएंगे। अब ये सारे के सारे केमिकल्स ऐसे हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पे, और उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जो है, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एट हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। और ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, जो कि स्किन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। दे कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। अब ये ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, हायर एटमॉस्फेयर में ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है कि जो डायटोमिक ऑक्सीजन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है मोलिकुलर ऑक्सीजन में। अभी मोलिकुलर ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, लेकिन 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर इस लेयर की थिकनेस में रिडक्शन देखने को मिला, जिसको कहा गया ओजोन होल। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। क्लियर। अब कुछ केमिकल्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आपके एसी में, आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके स्प्रेइंग कैंस में, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कॉज करते हैं डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, ओजोन होल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो CFC में जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाता है, तो ओजोन की फॉर्मेशन हो जाती है स्लो। ओजोन की फॉर्मेशन जब स्लो हो जाएगी तो देयर विल बी ग्रेजुअल डिप्लीशन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, जिसको हम ओजोन होल भी कहते हैं। उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल के कुछ मेथड्स हैं कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन साइंटिफिक वे। अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे लैंड फिलिंग कर सकते हैं, इंक्रीनेशन कर सकते हैं, वेस्ट कॉम्पैक्टेशन कर सकते हैं, बायोगैस जनरेशन हो सकती है, कंपोस्टिंग हो सकती है, वर्मी कंपोस्टिंग हो सकती है। अलग अलग टाइप के बीन्स आजकल आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए कौन सा बीन होता है, पेपर के लिए कौन सा यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए कौन सा होगा, और मिक्स वेस्ट के लिए किस तरह का बीन यूज़ किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट वे टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिसके थ्रू फिजिकल रिमूवल किया जाता है वेस्ट का, जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद उसको सेटलिंग टैंक्स में भेज के सेडिमेंटेशन करवाया जाता है, विच इज नोन एज केमिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू वेरियस टैंक्स में जिसको पास किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह चैनल गेट्स लगे होते हैं, जहाँ पे लार्ज जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह, वो कलेक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में भेज देते हैं, यहाँ पे इसको सेडिमेंटेशन करवाया जाता है, अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है। तो जो पेबल्स होंगे या सैंड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो सुपर नेटेंट है उसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे एनएरोबिक
स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं, या एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर आगे भेजकर इसको एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से फाइनल फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है और वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये कुछ सिंपल से मेथड है। इसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन हो सकता है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मीथेन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो इससे दो फायदे हो जाते हैं, फ्यूल भी मिल जाता है और जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको हम एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये ब्रीफ आपका रिवीजन, ब्रीफ तो क्या कहूँगा, कंप्लीट रिवीजन है आपके सारे के सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स का। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए, कोई भी चीज़ ऐसी लेफ्ट ना रहे। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज या मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जस्ट आप @बायोनीति लिखिए, आप अपने चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये वीडियो का जो लिंक है इसमें ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वन शॉट भी मैंने डाला हुआ है, बायोलॉजी का चैप्टर्स वाइज भी क्वेश्चंस वीडियोस डाले हुए हैं। तो अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन, अदरवाइज ये दो वीडियोस कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और ये वाला जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क। अब आप बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन चाहते हैं या कंप्लीट बायो केमिस्ट्री रिवीजन चाहते हैं, क्योंकि बायो जो सबसे ट्रिकी पोर्शन लग रहा था, बच्चे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कह रहे थे कि सर बायो एक बार कंप्लीट रिवाइज करवा दीजिए, वो मैंने आपके लिए करवा दिया है। होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। गुड लक, कीप स्टडिंग, सी यू सून।